हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को। मैं दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। उसी चैप्टर में दोस्तों हम लोगों का कुछ रह गया था जो कि आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज जो है आपका थर्ड चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसे आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें, और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। उसको देखने के बाद ही देखिए, ये चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पार्ट 1 में। सबसे पहले दोस्तों महाभारत के बारे में पढ़ा था, महाभारत की विशेषताएं के बारे में पढ़ा था, और ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेद के बारे में पढ़ा था, वेद के कितने 4 प्रकार होते हैं उसके बारे में भी पढ़ा था। फिर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण के बारे में पढ़ा था। फिर दोस्तों ये सभी चीज आप देख सकते हैं, जैसे कि और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट महाभारत तो था ही, परिवार तथा बंधुत्व बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ा था। उसके बाद पितृक वंशिकता, मातृक वंशिकता क्या होता है, फिर विवाह के नियम, टोटल 8 प्रकार का नियम होता है, लेकिन हम लोगों ने 4 प्रकार का पढ़ा था, क्योंकि बुक में आपका 4 प्रकार दिया हुआ है, लेकिन प्रकार जो है 8 होता है, लेकिन हम लोग पढ़े 4 के बारे में थे। ठीक है, तो विवाह के नियम के बारे में पढ़े थे, फिर गोत्र के बारे में पढ़े थे, गोत्र का पहला नियम, दूसरा नियम के बारे में पढ़े थे, माताएं वन व्यवस्था के बारे में पढ़े थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी जाति वगैरह के बारे में पढ़े थे। तो दोस्तों अगर आप क्षत्रिय राजा के बारे में पढ़े थे, क्षत्रिय राजा के बारे में पढ़े थे, जाति के बारे में पढ़े थे, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा तो प्लीज पहले मैं सजेस्ट करूंगा पार्ट 1 को जाके देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पार्ट 1 देखेंगे तभी आपको फिर चैप्टर भी समझ में आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले मनुस्मृति स्मृति काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। आपको जो जो मैं नोट करने के लिए बोलूंगा आपको वो चीज नोट करना है, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म होने के बाद इस चैप्टर का यानी कि क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो का लिंक है, एमसीक्यू या फिर ऑब्जेक्टिव जो आप बोले, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और आपको प्लेलिस्ट पे जो है वो भी मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लिंक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि चंडालों को गांव के बाहर रहना पड़ता था। देखिए हम लोग ये पढ़ रहे थे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए चारों वर्णों के संघर्ष और अधीनता। तो संघर्ष और अधीनता क्या क्या था, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो शवो मतलब होता है डेड बॉडी, यानी कि इसका अंत्योष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता है। चंडाल किसको कहा जाता है? शवों को, यानी कि जो मरा हुआ बॉडी होता है उसको छूने वाले, या फिर अंत्योष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले को चंडाल कहा जाता है, चांडाल है कहा जाता है। और चंडालों को देखना भी अपवित्र मानते थे। कौन मानते थे? ब्राह्मण मानते थे। अब यहाँ पर वही चीज है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि चंडालों को गांव के बाहर रहना पड़ता था। वह फेंके हुए बर्तन, मरे हुए लोगों के कपड़े, लोहे का आभूषण का इस्तेमाल करता था। रात को गांव तथा नगरों में चलने की मनाही था, यानी कि उसको रोक था, वो रात को गांव में नहीं चल सकता है। चीनी बौद्ध भिक्षु फासियन कहते हैं। क्या नाम है इसका? भिक्षु फासियन ये नाम है। ठीक है, तो कि अस्पृश्य यानी कि चंडालों को सड़क पर करताल बजाकर चलना पड़ता था, ताकि दूसरे लोग समझ जाए कि अस्पृश्य यानी कि चंडाल चल रहा है और उसकी नजर चंडाल पर ना पड़े। और चंडाल ये कहते हैं, यानी कि चीनी बौद्ध जिसका नाम है भिक्षु फासियन कहते हैं कि भाई जो चंडाल थे उसको गांव पर चलना पड़ता था, कोई लोहा वगैरह लेकर के चलना पड़ता था और ठक ठक करके चलना पड़ता था, ताकि जो उसका आवाज सुन करके तुरंत भाग जाए, उसको नजर ना पड़े। नहीं तो ब्राह्मण लोग ऐसा बोलते थे कि अगर चंडाल को देख लेता तो वो सोचता है कि आज मेरा दिन खराब हो गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार जो है चंडालों के साथ होता था। अब देखिए संसाधन पर स्त्री तथा पुरुष का अलग अलग अधिकार, इस चीज को हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आपको नोट करना है। देखिए मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति पर माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में बराबर बंटवारा किया जाना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकार था। ज्येष्ठ पुत्र जो है वो विशेष भाग का अधिकार था, लेकिन स्त्रियां इस पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं जमा सकती थी। लेकिन स्त्रियां जो है वो अपने बाप की संपत्ति पर, इस संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं जमा सकती थी। लेकिन विवाह के समय मिले उपहार के रूप में, यानी कि जो विवाह के समय, शादी के समय जो दान दहेज मिलता है, उपहार मिलता है के रूप में, जो पिता से प्राप्त होती थी, उस पर स्त्रियों का अपना अधिकार होता था, चाहे वो जमीन हो या संसाधन हो, या फिर इसे स्त्री धन का नाम दिया जाता है। हम लोग अभी इसको दान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब विवाह के समय कुछ भी दोगे तो उसमें जो है स्त्री का अपना अधिकार होता है, लेकिन बाद में पिता के मरने के बाद, माता पिता के मरने के बाद कोई भी बंटवारा औरतों को, स्त्रियों को नहीं दिया जाता था। ठीक है, मनुस्मृति पति की आज्ञा के बिना स्त्रियों को धन संपत्ति जमा करने के विरुद्ध कड़ी चेतावनी देती है। ठीक है, मनुस्मृति जो है पति की आज्ञा के बिना अगर स्त्रियों को धन जमा करने के विरुद्ध कड़ी चेतावनी देती है। अब वर्ण तथा संपत्ति का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप लोग समझेंगे। देखिए ब्राह्मणीय ग्रंथों के मुताबिक संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था। इस पर संपत्ति पर अधिकार का 2 आधार था। ठीक है, ब्राह्मणी ग्रंथों के मुताबिक संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण कौन था? इस पर संपत्ति का अधिकार दो आधार था। एक पहला था लैंगिक आधार, दूसरा वर्ण आधार।
अब समझते हैं लैंगिक आधार क्या होता है। इसमें माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार होता था, जबकि स्त्रियां उस पर अधिकार नहीं कर सकती थी। ये हो गया लैंगिक आधार, यानी कि माता पिता के मरने के बाद सिर्फ पुत्र ही अधिकार कर सकता, लड़कियां नहीं। ठीक है। अब वर्ण आधार क्या हो गया, इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण की ज्यादा धनी होते थे, जबकि अन्य परंपराओं में इसका आलोचना किया जाता था। और इसमें जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण की ज्यादा धनी होते थे। हम लोग चैप्टर 1 पार्ट 1 में पढ़े हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण के बारे में, इसलिए आप लोग प्लीज पार्ट 1 को देख लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, तो धनी होते थे, जबकि अन्य परंपराओं में इसका आलोचना किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सामाजिक विषमता बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इनइक्वालिटी आप तो समझ गए भाई, इनइक्वालिटी है, बराबर नहीं है, अलग अलग है। ठीक है। तो सामाजिक विषमता में सुधार के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो एक दृष्टिकोण से सभी वर्णों को देखे। सभी वर्ण का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जैसे एक प्रकार समझते हैं सभी धर्मों को एक समान नजर से देखे। ठीक है। सामाजिक विषमता में सुधार के लिए एक ऐसा संस्था, एक ऐसा इंस्टीट्यूट की जरूरत था जो कि हम लोगों को सभी को एक दृष्टिकोण से देखे। एक मिथक के अनुसार मानव भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे और वनस्पति जगत भी अविकसित था। ठीक है। तो एक मिथक के अनुसार मानव जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं था और वनस्पति जगत भी अविकसित था, पूर्ण रूप से विकसित वनस्पति जगत भी नहीं था। अब देखिए महाभारत और इतिहासकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग समझेंगे। इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय इस बात का परीक्षण करता है कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, ग्रंथ का प्रकार क्या है, ग्रंथ का लेखक कौन है, ग्रंथ को सुनने वालों की विचारें कैसी थी। इन्हीं सब चरण का अध्ययन परीक्षण करके ग्रंथ के बारे में अपना राय तर्क देते हैं। ठीक है। तो महाभारत और इतिहास के बारे में समझ में आ गया कि ग्रंथ जो है, इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करता है जब, तो वो इस चीजों के बारे में ध्यान रखता है कि भाई ग्रंथ वो किस भाषा में है, ग्रंथ का प्रकार क्या है, लेखक कौन है, ग्रंथ को सुनने वालों की विचार क्या थी, जो उसको सुना था उसके विचार क्या थी। ये सभी चरण को देखना पड़ता है। ठीक है। अब भाषा और विषय वस्तु, इस चीज को भी आप लोग समझेंगे। महाभारत का संस्करण अनेक भाषाओं में है। महाभारत का जो संस्करण है वो बहुत ज्यादा भाषा में है, अनेक भाषाओं में, जैसे कि एक संस्कृत पाली हो गया, एक तमिल इत्यादि में भी महाभारत का संस्करण प्राप्त होते हैं। संस्कृत पाली तमिल इत्यादि में महाभारत का संस्करण प्राप्त होता है। इतिहासकार ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 शीर्षकों के अंतर्गत समाहित करते हैं, आख्यान और उपदेशात्मक। क्या क्या इतिहासकार ग्रंथ की वस्तु को 2 शीर्षकों के अंतर्गत समाहित करता है। सबसे पहला है आख्यान, दूसरा है उपदेशात्मक। अब आख्यान और उपदेशात्मक क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आख्यान के अंतर्गत कहानियों का संग्रह तथा उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। ठीक है। आख्यान के अंतर्गत कहानियों का, या आख्यान के अंतर्गत कौन कौन चीज का है, कहानियों का संग्रह, उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार की मानदंडों का चित्रण है, और उपदेशात्मक का अर्थ निर्देश या शिक्षा देना है। तो उपदेशात्मक में कोई निर्देश या फिर कोई शिक्षा वगैरह का वर्णन है। ठीक है। तो 2 शीर्षकों के अंतर्गत समाहित होता है इतिहासकार की ग्रंथ। ठीक है। तो ये चीज आप समझ में आएंगे, आख्यान और उपदेशात्मक। अब चलते हैं लेखक और तृतीया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे लेखक और तृतीया के बारे में। देखिए मूल कथा के रचनाकार भाट सारथी थे। क्या थे वो, क्या नाम था उसका, भाट सारथी थे। ठीक है। तो मूल कथा के रचनाकार भाट सारथी थे, जिनको शुद्ध कहा जाता था। यह क्षत्रिय, मुझे लगता है यहाँ पर भाट जो है ये शायद गलत लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा जब आपको क्वेश्चन वगैरह करवाऊंगा। ठीक है। तो मूल भाट शायद ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है टाइपिंग थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हुआ होगा। मूल कथा के रचनाकार भाट सारथी थे, जिनको क्या कहा जाता था, सुंत कहा जाता था। उसके बाद यह क्षत्रिय योद्धाओं के साथ जाते थे और युद्ध क्षेत्र विजय और उपलब्धियों के बारे में कविता लिखते थे। इस तरह सुत युद्ध क्षेत्र में विजय तिथियां भी लिखते थे कविता के साथ साथ। ठीक है। तो लेखक और तृतीया आपको समझ में आया। अब देखिए सदस्यता काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझेंगे। महाभारत के अनेक भागों में वनों, युद्धों, राजमार्गों तथा बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण है। महाभारत के बहुत भागों में एक वन का, एक युद्ध राजमार्गों का और बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण दिया हुआ है। ठीक है। बीबी लाल नाम है। ठीक है। तो उसने हस्तिनापुर गांव यूपी में, जो कि यूपी मेरठ में पड़ता है, हस्तिनापुर गांव में, वहीं पे उत्खनन किया और आबादी के 5 स्तर का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इनमें दूसरा तथा तीसरा विश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो किसने किया था, बीबी लाल ने किया था, हस्तिनापुर गांव में किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये जो है यूपी मेरठ में। ठीक है। ये आबादी में 5 स्तर का साक्ष्य प्राप्त किया हुआ, और तीसरा विश्लेषण और दूसरा और तीसरा विश्लेषण जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्या नाम था उसका, बीबी लाल था। अगर गतिशील ग्रंथ, आपको गतिशील ग्रंथ के बारे में पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए महाभारत अलग अलग भाषाओं और इनके लेखकों के बीच संवाद यानी कि मेल मिलाप कायम करते थे। महाभारत जो है वो अलग अलग भाषा हो गया, अलग अलग लोग हो गया, अलग अलग भाषा जाति वगैरह के बीच जो है वो मेल मिलाप कायम करते थे। ठीक है। मेल मिलाप यानी कि संवाद कायम करते थे। इनमें कहानियों का उद्भव अनेक क्षेत्रों से हुआ है और इसका प्रचार प्रसार खास लोगों तक हुआ। ठीक है। जिसमें कहानियों का जो उद्भव है वो अनेक क्षेत्रों से हुआ है और इसका प्रचार प्रसार वो खास लोगों तक हुआ है। तो ये चीज को आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ने वाले समयावधि यानी
यानी कि कौन से कितना साल और कौन कौन सा घटना हुई थी, इस चीज को हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आप सभी चीज को नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला है 1919 से 66 तक, यानी कि 1919 से लेकर के 1966 तक महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना तथा प्रकाशन। 1973 में जे.ए.बी. वैन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण को अंग्रेजी में अनुवाद करना प्रारंभ किया, लेकिन 1975 में उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई। ठीक है, तो 1919 से लेकर के 66 में क्या क्या हुआ था? सबसे पहले भाई महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना हुआ था। उसके बाद प्रकाशन जो है 1973 में जे.बी. नाम का एक व्यक्ति जो है वो इसको अंग्रेजी में अनुवाद करने लग गया। कब? 1973 में, और 1975 में फिर उसकी मृत्यु हो गई और ये आज तक अधूरी रह गया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर दूसरा है लगभग 400 से 500 ईस्वी, यानी कि 400 से लेकर के 500 ईस्वी में क्या क्या हुआ था? तो खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट के ग्रंथ संस्कृत में, ठीक है, जैन ग्रंथों का संग्रहण प्राकृत में, और संस्कृत नाटक कालिदास की साहित्य। ये चीज आपको समझ में आ गया कि खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट के ग्रंथ संस्कृत में हुआ था, जैन ग्रंथों का संग्रहण प्राकृत भाषा में, प्राकृत मतलब जाहिलों का भाषा, जो कि जाहिल वगैरह जो अनपढ़ लोग थे वो समझ जाते थे। ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर 2 में प्राकृत भाषा के बारे में पढ़ा है, और संस्कृत नाटक कालिदास की साहित्य। तो ये 400 से 500 के बीच ये सभी घटनाएं हुई थी। अब लगभग 300 से लेकर के 600 के बीच क्या क्या हुई थी? तो अन्य धर्म शास्त्र संस्करण में आया, और भी बहुत सारे धर्म जो है 300 से लेकर के 600 ईस्वी के बीच बहुत सारे धर्म शास्त्र जो है वो संस्कृत में आया। ठीक है, और लगभग 200 ईस्वी में क्या हुआ था? तो पुराणों का संकलन हुआ था संस्कृत में, पुराणों का संकलन हुआ था संस्कृत में, ये 200 ईस्वी में। और 500 से 400 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? ये ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म के पहले, तो ईस्वी तक रामायण तथा महाभारत वो संस्कृत में आया था। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो चैप्टर वो समाप्त हो चुका है। चैप्टर आपका जो है थर्ड, जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, वो आपका एंड हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 को फटाफट शुरू करेंगे। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर मैंने करा रखा है, आप जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहीं पे आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव का भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी, और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो उसका भी, सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लीजिए। ठीक है, और एक बात बिग अनाउंसमेंट दोस्तों, चैनल पे पहली बार है प्लीज सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार आपके जगह दोस्तों हम रहते, हम भी यही करते, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर किसी से थोड़ा बहुत ये करते हैं, हेल्प करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों को भी मोटिवेट मिलता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है, थोड़ा नहीं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों आप लोग शेयर वगैरह करते रहिए, यही इतना ही छोटा इससे काम है। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छे से हम लोग रोज आते हैं 7:30 बजे लाइव क्लास में, आप लोग को जरूर जुड़ना है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, समय इधर उधर बर्बाद मत कीजिए, प्लीज आप लोग पढ़ाई करते रहिए।